वेलकम बैक गाइस, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर है कैश फ्लो उसको कराने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में कैश फ्लो की जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सो इट इज अ statement showing details of cash flow, that is inflow or outflow of an enterprise in a particular year, in a particular accounting period, या ईयर कह सकते हो, अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है जी। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर होगी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें हम दिखाएंगे कैश का फ्लो, पैसा कहां से आ रहा है, पैसा खर्च कहां हो रहा है, हम उसका हिसाब रखेंगे। उसका हिसाब हमें शेयर होल्डर्स को साल के एंड में हमें देना होता है। ठीक है गाइस, तो ये इसका मतलब आ गया। तो यहाँ से एक चीज मैं आपको बताऊं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड है उसके अंदर ये हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। गाइस इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो यहाँ से इस स्टेटमेंट के बारे में मोटा मोटा 3 चीजें समझ आती है कि एक तो ये इनफ्लो मतलब प्लस का साइन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि पैसा आ रहा है, और आउटफ्लो माइनस मतलब पैसा कहाँ खर्च किया। और नेचुरली एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक बिजनेस एंटरप्राइज की, और वो भी एक अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग पीरियड आपको जनरली पता होता है क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का ये सारा कितना आपने कैश जनरेट किया है और कहाँ पे खर्च किया है। ठीक है गाइस। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों का क्या मतलब कि सर हम यदि कैश बुक बना रहे हैं तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की हमें क्या आवश्यकता पड़ी है। गाइस इसमें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें एक चीज ये समझ आती है कि पैसा हमने कहाँ पे लगाया, कहाँ लगाना चाहिए था, कहाँ से आया, कहाँ खर्च करना चाहिए था। कैश बुक में ये डिटेल नहीं मिलेगी। कैश बुक में तो पता ना, एक तरह से बुक कीपिंग का ही काम है ना वो कैश बुक बनाना। वो पैसा आएगा वो 2 साइड में डेबिट लिख लेंगे, पैसा जाएगा तो बाई साइड में क्रेडिट कर लेंगे, और पूरे साल की जो समरी है उसके बेसिस पे हम कैश फ्लो जनरेट करेंगे। तो इसलिए आपने ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है इसको अब आगे 3 हिस्सों में बांटना है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इसको 3 हिस्सों में कैसे बांटना होता है। जैसे कि आपको पता चल ही गया है कि कैश फ्लो बनाते समय हमें इनको 3 एक्टिविटीज में बांटना होता है गाइस। इसमें बांटना होता है 3 एक्टिविटीज में। तो ये भी मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको पहले मैं एक्टिविटीज बता दूं कौन सी है गाइस। एक तो है हमें 3 हिस्सों में बांटना। पहली एक्टिविटी तो आपको समझ लग ही गया है कौन सी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट गाइस। और उसके बाद क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बांटना होता है, राइट जी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बांटना। और तीसरा कौन सा आएगा गाइस, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है गाइस। तो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे कि ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, मुझे आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम से ही क्लियर हो रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है, ये उससे रिलेटेड सारे कैश फ्लो को बताएगा। ठीक है जी। प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। अब प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी हो सकती है गाइस। सपोज किसी का गारमेंटिंग का काम है, टी शर्ट बेचने का, ट्राउजर्स बेचने का, तो उसको बेच के जो पैसा आएगा वो उनका किस में जाएगा, रेवेन्यू कैटेगरी में। और उसी बिजनेस को चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस पे करने पड़ रहे हैं वो किस में कवर होंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है जी। और उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू द नॉन करंट एसेट्स
अब नॉन करंट एसेट्स का दूसरा नाम आपको पता है क्या है, फिक्स्ड एसेट्स भी कह सकते हो आप, ठीक है जी। और ताकि हमने इसमें कहाँ पैसा खर्च किया है, एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, अदर इन्वेस्टमेंट्स में भी पैसा कहाँ पे खर्च किया है, और इसको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है, इसका हिसाब देखना भी जरूरी है। बिकॉज जितनी ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स आप प्रोक्योर करोगे, जितना आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, उतना ही तो आप रेवेन्यू जनरेट करने में ये आपको हेल्प करेंगे ना। गाइस अगर आपने मशीनरी खरीदी है, बढ़िया मशीनरी एक और खरीदी है, तो वो आपकी इनकम को, आपकी रेवेन्यू को बढ़ाने में आपको मदद करेगी ना, ठीक है जी। तो इसलिए हमें वो अलग से देखना पड़ता है कि हमने एक पर्टिकुलर ईयर में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितना पैसा खर्च किया है। और तीसरा फाइनेंसिंग, दीज एक्टिविटीज रिलेट्स टू अरेंजिंग ऑफ कैपिटल, सिंपल बात, ठीक है जी। बहुत टेक्निकल डेफिनेशन भी लिखी होती है बुक में, अरेंजिंग ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हो आप, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आपको पता है दो तरीके से होता है, आपकी ओन कैपिटल, ओन सोर्सेज से, प्लस बोरोड फंड्स, ठीक है जी। बोरोड फंड्स आ गया गाइस, ठीक है जी, ये आ गया। तो पैसा आएगा कहां से, ठीक है जी, पैसा आएगा कहां से, वो यहाँ तो आप अपना पैसा लेके आओगे कैपिटल के फॉर्म में, नेचुरली शेयर कैपिटल भी तो आ सकती है, बात तो कैपिटल की है, या बोरो करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, डिबेंचर्स के फॉर्म में, बैंक से लोन लेके, अंडरस्टूड। तो पैसा कैसे आएगा और कहां कहां खर्च होगा, क्योंकि यही पैसा जब आएगा तो उसी से ही तो आप एसेट्स खरीदोगे, और एसेट्स आपको आगे रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेंगे। जितना पैसा आएगा वही आपको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में भी तो काम आएगा ना, किसके फॉर्म में काम आएगा, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल किस में आएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से तो रिलेटेड होती है, अंडरस्टूड। तो ये सारी एक्टिविटीज को आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को। गाइस समझ लग गया, चलिए अब हम इसको आगे बात करते हैं कि इसके बनाने के क्या तरीके हैं, ठीक है जी। तो इसको मैं पहले इरेज कर दूं, आपको अच्छी तरह समझा दूं कि ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है और फाइनेंसिंग है। गाइस इसके बाद हम बात करेंगे इसको मेथड क्या है इसके बनाने के, ठीक है जी। इसके बनाने के जो मेथड्स हैं वो एक आपको पता है डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है। गाइस आप क्या करते हो, बिना इसको अंडरस्टैंड किए कि आप कौन सा मेथड फॉलो करते हो, सीधा क्वेश्चंस पे आ जाते हो। लेकिन अब आपको थोड़ा सा कंसर्न होकर इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसी चीजें आपको एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं कि कौन सा मेथड आप फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहले मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैश, ठीक है जी। और उसमें दो आ जाएगा, पहला क्या आएगा गाइस, डायरेक्ट मेथड, ओके। और दूसरा कौन सा बेटा, इनडायरेक्ट मेथड, जाहिर है इनडायरेक्ट मेथड। और जो डायरेक्ट मेथड होता है वो तो सीधा आपका किससे कैलकुलेट होगा, वो कैलकुलेट होगा आपका फ्रॉम कैश बुक, वो कैश बुक से बनेगा। बट क्लास 12 के सिलेबस में ये नहीं कवर्ड, तो ये सिलेबस में आपका नहीं है, नॉट कवर्ड इन क्लास 12 सिलेबस, ठीक है जी। तो ये सिलेबस में प्लस 2 के सिलेबस में ये नहीं है माइंड, और प्लस 2 के सिलेबस में कौन सा, इनडायरेक्ट मेथड, जो कि हम P&L और बैलेंस शीट की मदद से, उसकी आइटम्स की मदद से बनाते हैं, मतलब फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से उसको बनाएंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। सो इट इज पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ क्लास 12। तो माइंड ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कल को आपने प्रैक्टिकल में वाइवा में देना, उसमें भी वो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मेथड से आप कैश फ्लो बना रहे हो। तो उसके लिए बहुत जरूरी है इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि आप इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो करते हो, डायरेक्ट मेथड को फॉलो नहीं करते। इसको अंडरस्टैंड किए बिना आगे चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब समझ लग गया कि हमने कौन सा मेथड फॉलो करना है, इनडायरेक्ट मेथड गाइस। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसकी कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस की, ठीक है जी, कि जो आपको इसमें बार बार आएंगे काम, ठीक है। उसके बिना फिर आपको दिक्कत हो जाती है कि इस आइटम्स को हमें कैसे ट्रीट करना है। तो इसकी डेफिनेशंस की अब मैं बात करूंगा, कुछ चीजें हैं
हैं जैसे कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश फ्लोज, ठीक है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कैश। तो यहां लिखेंगे मेन डेफिनेशंस, मेन डेफिनेशंस, ठीक है। पहले क्या है कैश। तो अब कैश में क्या आता है गाइस, कैश में सबसे क्या आएगा, कैश इन हैंड, जो कैश आपके हाथ में है, एंड डिमांड डिपॉजिट्स, एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, ये आपका किस में आ जाएगा गाइस, कैश में, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट्स। अब इसका नाम से ही क्लियर हो रहा है, इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है, कैश या कैश के बराबर की चीजें। अब कैश या कैश के बराबर की चीजें, इसका क्या मतलब होता है, सो दीज आर, सिंपल लिखे, दीज आर हाईली लिक्विड एसेट्स, हाईली लिक्विड एसेट्स, ठीक है, हाईली लिक्विड एसेट्स which can be converted into cash easily, which can be converted to cash easily without any significant change in the value of that particular asset, कि उसकी वैल्यू में कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्क नहीं आता पर्टिकुलर एसेट। अब वो होती कौन सी है, अब इसमें हम कौन से कह सकते हैं, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक तो नेचुरली कैश आएगा, और इक्विवेलेंट के अंदर क्या आएगा, इक्विवेलेंट के अंदर आ जाएगा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है जी। यहाँ दूसरा नाम क्या हो सकता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तीसरा चेक्स भी आ सकते हैं, ठीक है जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ चेक्स एंड ड्राफ्ट्स इन हैंड, ठीक है जी, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी गाइस, समझ आ रही है आपको, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें, और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक ये भी आ जाएगा, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक्स, ठीक है जी, ये किस में आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो चीजें ऐसी हैं ये कैश ही माना जाता है, और जब आप कैश फ्लो के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इनको हम कैश के अंडर ही लेंगे। और ये चीजें मैं आपको बता दूं, कैश या कैश इक्विवेलेंट ये किसी एक्टिविटी के अंडर कवर नहीं होगा, क्लियर है, इसलिए मुझे ये आपको समझाना पड़ा अलग से। ना ये ऑपरेटिंग के अंडर आएगा, ना ये फाइनेंसिंग के अंडर आएगा, ना ही ये इन्वेस्टमेंट के अंडर आएगा, ओके जी। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि हम इंपॉर्टेंस क्यों डिस्कस करेंगे अब इसकी, कि क्यों हमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इन तीन में हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को बांटना पड़ता है, ठीक है जी। तो चलिए पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, या यूं कह लीजिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमें इसको तीन एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्टिविटीज में हमें बांटना पड़ता है, ठीक है जी। सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेटिंग की, फिर इन्वेस्टिंग की, और फिर किसकी बात करेंगे, फाइनेंसिंग की। क्यों तीनों को हमें बांटना पड़ता है, बुकिश डेफिनेशंस या बुकिश लैंग्वेज में तो आपने पढ़ भी लिया होगा या पढ़ भी लोगे, नोट्स भी बना लोगे, लेकिन उसको अंडरस्टैंड मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, ठीक है जी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, नेचुरली दो चीजें आ जाएगी, एक तो इनफ्लो और आउटफ्लो, क्वाइट ऑब्वियसली तीनों में ही आएगा आउटफ्लो। जैसे कि हमने बात करी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज की पैसा हमें फ्रॉम बिजनेस से कहाँ, मतलब फ्रॉम बिजनेस
एक्टिविटी से कितना पैसा जनरेट हो रहा है, ठीक है, कि हम अपनी एक्सपेंसेस को मीट कर पाएंगे, हम अपने एक्सपेंसेस को मीट कर पाएंगे, हम डिविडेंड पे कर पाएंगे, ठीक है, हम आगे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ये चीज के लिए हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये एक तरह से ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज द की इंडिकेटर, की इंडिकेटर है ये जानने के लिए कि हमने कितना पैसा जनरेट किया है, हाउ मच कैश इज जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस, बिकॉज मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से या फ्रॉम बिजनेस से। जब तक आपका बिजनेस एक्टिविटी से पैसा जनरेट नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका बिजनेस कितनी देर तक चल पड़ेगा, ठीक है जी। तो बिजनेस एक्टिविटी से जितना ज्यादा कैश जनरेट होगा उस चीज को अंडरस्टैंड करना इसमें इसी से हमें पता चलेगा, उसी से ही सारे एक्सपेंसेस मीट कर रहे हैं, उसी से ही इनकम से ही तो आपने आगे इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने इंटरेस्ट पे करना है, तो इसलिए हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को अलग करना पड़ता है ताकि उसका इम्पैक्ट हम समझ सकें। उसके बाद दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब गाइस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमें क्यों देखना पड़ता है कि अलग क्यों किया हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को। गाइस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम क्या करते हैं कि हाउ मच एक्सपेंडिचर has been incurred how much expenditure has been incurred for the acquisition of fixed assets, ठीक है जी। कितना पैसा हमने खर्च किया है फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, which ultimately helps us to generate more cash। नेचुरली जितना आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा ही आपकी रेवेन्यू और बढ़ेगी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जितनी आपके पास अच्छी मशीनरी होगी, जितना अच्छी टेक्नोलॉजी आपके पास होगी उतना आप रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर पाओगे। सो हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी अंडरस्टैंड करना ये जरूरी है कि हमने कितना पैसा अपना फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च किया है, नॉन करंट एसेट्स को एक्वायर करने के लिए खर्च किया है। और तीसरा गाइस कि हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को के बारे में आप बात करते हैं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को मैं बताता हूं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम क्यों खर्च करते हैं पैसा, मतलब उसको देखना क्यों जरूरी है, खर्च तो करना ही पड़ेगा, उस पे एक्टिविटीज में क्यों बांटना पड़ता है ये मैं बताता हूं। अब हम बात करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तो गाइस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमें क्यों बांटना होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमें इसलिए बांटना पड़ता है ताकि हम ये दे सकें फंड्स फ्रॉम which source funds has been generated okay to acquire fixed capital and working capital। कि पैसा कहां से आया है, कहां से जनरेट किया है, फिक्स्ड कैपिटल से, या फिक्स्ड कैपिटल को बनाने के लिए या वर्किंग कैपिटल को बनाने के लिए कितना पैसा हमने अरेंज किया है। और फाइनेंस कहां से अरेंज होगा, या तो शेयर कैपिटल से अरेंज होगा गाइस, ठीक है जी। दूसरा कहां से अरेंज होगा, बोरोड फंड से। दूसरा कहां से अरेंज होगा, बोरोड फंड से अरेंज होगा, ठीक है जी। अब ये चीज है हमारे लिए, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करिए, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर मैं आगे आपको बताता हूं कि ये चीज क्या, इसको अंडरस्टैंड करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। गाइस हमारे लिए अभी भी कुछ बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि सर ये कैश फ्लो बनाते क्यों है, इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक मैं सिंपल ये बताता हूं गाइस, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये 3 तरह की एक्टिविटीज में बांटना है, ठीक है जी। ये तो अब आपको समझ लग गया कि 3 तरह की एक्टिविटीज में बांटना है, इसमें तो हम बांट भी देंगे, ठीक है जी।
अब बात ये है कि बांटना क्यों है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, पैसा आएगा कहां से। नो डाउट हम सबसे ऊपर में क्या लिखेंगे, ऊपर तो हम लिखेंगे कि क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऊपर क्या लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन सबसे पहले पैसा आता है किस फॉर्म में आता है, शेयर कैपिटल में। जब भी किसी कंपनी को शुरू करेंगे तो पैसा किस में आएगा गाइस, पैसा तो शेयर कैपिटल में आएगा ना बेटा, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में आएगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या बोरोड फंड से पैसा लोगे आप, या किससे पैसा लोगे गाइस, बोरोड फंड से। तो पैसा आ गया, पैसे का आपने क्या किया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पैसा आपने दो जगह खर्च किया, एक फिक्स कैपिटल पे खर्च किया, दूसरा वर्किंग कैपिटल पे खर्च किया। पैसे का तो यही करेंगे ना हम। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की, मैं रिवर्स गियर डाल दूंगा, मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को सबसे पहले ऊपर लिख रहा हूं, जबकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको पता फॉर्मूले के हिसाब से आएगा। यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दो तरीके से पैसा आएगा, एक आएगा शेयर कैपिटल से, ठीक है जी, और प्लस क्या आएगा लोन्स या बोरोड फंड जिसको कह सकते हैं, बोरोड फंड, ठीक है जी। इन दोनों को मिला के आपको पता है क्या बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, ठीक है जी। और ये आगे किसमें दो बढ़ जाएंगे, दो आगे किसमें बढ़ जाते हैं, एक हमारी फिक्स्ड कैपिटल पर कहलाएगी कुछ हिस्सा फिक्स्ड कैपिटल, जिसको कि हम कह सकते हैं कि नॉन करंट एसेट्स बन जाएंगे, नॉन करंट एसेट्स बन जाएंगे, ठीक है। फिक्स कैपिटल वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, हालांकि ये वर्ड होता नहीं है, ठीक है। फिक्स कैपिटल का मतलब है कि ये हमें परमानेंट रखना ही रखना है अपने पास फिक्स एसेट्स को बनाने के लिए। और उसके बाद ये क्या आ गया वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल आपको पता है क्या होता है, करंट एसेट्स, मोटा करंट एसेट्स, ताकि हम अपनी करंट लायबिलिटीज को कितना जल्दी पे कर सकते हैं, क्योंकि ये रोज के खर्चे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। और इससे आगे क्या जनरेट होगा, इससे हमारा बन गया ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसको आगे हमने क्या किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ गया। और ये वाला किसमें चला गया, ये हमारा पैसा चला गया डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये सारा हिसाब किताब हमें बनाना होता है, ये सारा कुछ हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि पैसा आया कहां से, हमने उसको खर्च कहां पे किया। पैसा आया शेयर कैपिटल के फॉर्म में या लोन के फॉर्म में। अब शेयर कैपिटल के फॉर्म में आया तो भाई आपको डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। और यदि लोन के फॉर्म में आया है तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा प्रिंसिपल लोन के साथ साथ। वो एक अलग बात है, 2 साल बाद करना है, 5 साल बाद करना है, कैसे करना वो एक अलग कहानी है, ठीक है जी। उससे फिक्स्ड एसेट्स कितनी बनाई और वर्किंग कैपिटल से बनाई, ताकि हमारा बिजनेस स्मूथली चल सके, राइट गाइस। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पैसा आएगा कहां से, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे उसका कि हाउ एंड फ्रॉम वेयर द मनी इज बीइंग जनरेटेड, या यूं कह लो कि उनका क्लासिफिकेशन कैसे आएगा, सोर्सेज का कहां से पैसा आएगा। बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासिफाई करना है हमें कि उनका कैश इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है। सो यहां पर हम लिख देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। पहला क्या आएगा गाइस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहला क्या आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को आगे हम गाइस सबसे पहले दो हिस्सों में बांटेंगे। एक बांटेंगे यहां पे नॉन फाइनेंसिंग कंपनी और दूसरा फाइनेंसिंग कंपनी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये फर्क सिर्फ ऑपरेटिंग में ही आएगा, इन्वेस्टिंग या जो फाइनेंसिंग है उसमें ये फर्क नहीं आता। यहाँ पे फर्क आएगा नॉन फाइनेंसिंग और फाइनेंसिंग। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी कौन सी होगी, आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज वाली, आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज वाली, ठीक है जी। और फाइनेंसिंग कंपनी विच पर्टिकुलरली डील्स विद द फाइनेंस, जैसे बैंक्स, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके लिए ऑपरेटिंग कुछ और तरह का होता है, बाकियों के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कुछ और तरह की होती है, बिकॉज ये कोई स्टॉक नहीं रखते, ये मनी में डील करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब आएगा नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इनफ्लो क्या आएगा, नेचुरली इनफ्लो ऑफ कैश, और इसके लिए इनफ्लो ऑफ कैश क्या आएगा, ठीक है जी। इनके लिए इनफ्लो, या यहाँ पे लिख लो इनफ्लो, पहले लिख लेते हैं, इनके लिए
आउटफ्लो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, ताकि उसका नीचे से अलग से हम कर सकें। इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ये कंपनी दोनों समझ लगे ना आपको। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इनफ्लो और यहाँ आ जाएगा आउटफ्लो। ठीक है, पहले मैं आपको बताऊंगा किसका, नॉन फाइनेंशियल का। ये आएगा नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल कंपनी का किस कहाँ से पैसा आ रहा है, एक तो सेल से, दूसरा डेटर से, सेल से, डेटर से, ठीक है जी, और कहाँ से आएगा, अपनी रेंट से, ओके, और किससे आएगा, रेंट नहीं, कमीशन से, ठीक है जी, ये यहां से आ गया। और नॉन फाइनेंस कंपनी का ही आगे आउटफ्लो कहां से आएगा, नॉन फाइनेंस कंपनी का, नॉन फाइनेंशियल कंपनी का आउटफ्लो कहां से आएगा बेटे, वो कहां जा रहा है उनका, एक तो परचेजेस से, कैश परचेजेस, मैं मेन कुछ चीजें ही लिखा रहा हूं, परचेजेस से, दूसरा कहां पे आएगा आपका, पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स की पेमेंट करते हैं जब उधार सामान खरीदता हूं, ठीक है जी, और तीसरा पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जब आप पे करोगे तो ना कि किसी का ही पार्ट बन जाएगा। और फाइनेंसिंग कंपनी के लिए क्या है, अब फाइनेंसिंग कंपनी के लिए क्या आएगा, फाइनेंसिंग कंपनी के लिए यहाँ पे जो आएगा वो आएगा हमारे लिए रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इनने जो कोई रॉयल्टी रिसीव हुई है इनको, ठीक है जी, और क्या रिसीव हुआ है, तो इंटरेस्ट रिसीव होता है अगर इन्होंने कोई चीज उधार पे दी है, वो इनकी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड कुछ आ गया इनका, अगर आप इन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया, क्योंकि इन्वेस्टिंग इनका ऑपरेटिंग का पार्ट हो जाता है ना, जो पैसे इन्होंने आगे किसी को लेंड किया हुआ है, कहीं जगह इन्वेस्ट भी किया हो सकता है। और उसके बाद फाइनेंसिंग कंपनी का आउटफ्लो क्या है, फाइनेंसिंग कंपनी का आउटफ्लो कहां पे आएगा, इंटरेस्ट पेड, किसमें आएगा, इंटरेस्ट पेड, और दूसरा किसमें आएगा, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, कोई इन्होंने अगर कोई सिक्योरिटीज खरीदनी है वो तो इनके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं, उनके लिए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ठीक है गाइस, समझ में आ गया जी, ओके। ये कैसे क्या आ गया आपका, पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां खर्च होगा, किसका, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, के अंडर नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल कंपनी का, फाइनेंशियल कंपनी का, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इन्वेस्टिंग कंपनी। गाइस इन्वेस्टिंग कंपनी में आपको ये अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फाइनेंसिंग और नॉन फाइनेंसिंग का डिफरेंस, उसके लिए हम सीधा उसी पे ही बात करेंगे कि फिक्स्ड एसेट में पैसा आपने कहाँ पे खर्च किया, ठीक है जी, पैसा आपने कहाँ खर्च किया, सिर्फ उसी की बात। अब हम बात करते हैं आगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कहां से आएगा, ये पहले हम लिखेंगे इनफ्लो, क्या आएगा, इनफ्लो, और दूसरा क्या आएगा गाइस, आउटफ्लो, ठीक है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अब इसके इनफ्लो में क्या आ जाएगा, सिंपल बात, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। और यहां पे दूसरा क्या आ जाएगा, इसमें दूसरा क्या आ जाएगा, इनफो परचेजिंग, सेल से आता है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इस इधर क्या आ जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा परचेज ऑफ, इधर आएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ये मेजरली आपकी चीजें आ जाएगी इसमें इन्वेस्टिंग में। और उसके बाद क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंडर क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंडर जो इनफ्लो आएगा वो एक तरह का सोर्सेज आ गया, मतलब इशू ऑफ शेयर्स, और वो इक्विटी भी हो सकते हैं और प्रेफरेंस भी हो सकते हैं। और दूसरा क्या आ जाएगा गाइस, इशू ऑफ लोन्स की पैसा, लोन्स के फॉर्म में, चाहे वो डिबेंचर्स के फॉर्म में, कैसा है, लोन्स एंड डिबेंचर्स, कुछ भी लिख लो आप, मतलब पैसा आ रहा है। और दूसरी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है ना, इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट। और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, आउटफ्लो, राइट हो। अब आउटफ्लो में क्या आएगा, पेमेंट ऑफ लोन्स या रिडम्पशन ऑफ
रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रीपेमेंट मतलब प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स, और उसके बाद रीपेमेंट्स ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन्स जब उनका ड्यूरेशन पूरा हो जाएगा, और तीसरा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड। तो गाइस यहाँ पे पैसा खर्च होगा, ठीक है जी। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे, ठीक है। ये सारा आपके लिए एक फ्रेमवर्क बन गया, एक इंट्रोडक्शन हो गया हमारा कैश फ्लो को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है गाइस। तो मैं ये वीडियो यही कंक्लूड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करेंगे कि कैश फ्लो का फॉर्मेट, वो इतना बड़ा फॉर्मेट है जो आपने भी देखा बुक में, 2 पेजेस का फॉर्मेट बनाया हुआ है, फिर उसके बाद उसका एक वर्किंग नोट बनाया हुआ है नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले। ओके जी, गुड लक।